नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है रायन फर्नांडिस जी ने अंजुना, गोवा से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमारे पास गोवा से आई एक चिट्ठी है जो बचपन की एक याद के बारे में है। इसे भेजा है अंजुना के रायन फर्नांडिस ने। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है। कैसा सवाल? कि कैसे कुछ जगहें और कुछ कहानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और फिर कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। एग्जैक्टली। रायन की ये जो चिट्ठी है, ये एक फैमिली ट्रिप के बारे में है जो एक डरावने सफर में बदल गई। हाँ। लेकिन आज हम सिर्फ इस कहानी को सुनाएंगे नहीं, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सवाल ये है कि ये एक पर्सनल मेमोरी है, एक लोकल लेजेंड है, या फिर दोनों का एक मिला-जुला धुंधला सा रूप। सही कहा। इस चिट्ठी में दिए गए सुरागों से आज हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रायन लिखते हैं कि ये बात 2004 की गर्मियों की है। वो 15 साल के थे। 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स अभी खत्म हुए थे। ओके, मतलब छुट्टियों का माहौल था। हाँ बिल्कुल। उनके पेरेंट्स ने ओल्ड गोवा के सेंट फ्रांसिस चर्च जाने का प्लान बनाया और इसके लिए एक लोकल टैक्सी हायर की, जिसके ड्राइवर का नाम था जोसेफ डिसूजा। रायन उन्हें एक शांत टिपिकल गोवन आदमी के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, जिन्हें वहां की हर गली, हर रास्ते की पूरी जानकारी थी। और ये जोसेफ का कैरेक्टर हमारी पड़ताल का, आप समझो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है। तो क्या है? वो एक गेट कीपर है, एक गाइड जो ना सिर्फ रास्ते जानता है बल्कि वहाँ की कहानियाँ और राज भी जानता है। ऐसी लोक कथाओं में, मतलब फोकलोर्स में, अक्सर एक ऐसा लोकल कैरेक्टर होता है जो बाहर वालों को उस जगह की असली दुनिया से इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, क्योंकि सफर के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही सूरज ढलने लगा और शाम का अंधेरा होने लगा, जोसेफ ने मेन रोड छोड़कर एक पतली अनजान सड़क पर गाड़ी मोड़ दी। अच्छा। रायन लिखते हैं कि ये रास्ता बहुत अजीब था। दोनों तरफ पुराने टूटे फूटे पोर्चुगीज घर थे, जिनकी बालकनीज टूट रही थी और खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थी। वाओ, ये जो विजुअल डिटेल्स हैं, ये माहौल को बहुत घाना बना देती हैं। बिल्कुल। पुराने चर्चों के क्रॉस रात के आसमान में सिलुएट्स जैसे लग रहे थे। ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये उस जगह को एक जिंदा, डरावनी पर्सनैलिटी दे रहा है। और रायन की चिट्ठी में ये डिटेल्स इतनी स्पेसिफिक हैं, मतलब इस इमेज ने उनके दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत कम थी और वो भी टिमटिमा रही थी। माहौल इतना स्पूकी हो गया था कि रायन, जो उस वक्त एक टीनेजर थे, घबराकर हंसते हुए कह दिया, ये जगह तो हॉन्टेड लगती है। इंटरेस्टिंग। मैं इसे सिर्फ एक टीनेज रिएक्शन नहीं मानती। तो फिर ये क्या था? कई बार हम ऐसी शांत या पुरानी जगहों पर एक तरह का सबकॉन्शियस थ्रेट महसूस करते हैं। रायन का मजाक शायद उस असली डर को दबाने का एक तरीका था, लेकिन उनके इस एक सेंटेंस ने जोसेफ को, मतलब हमारे गेटकीपर को, कहानी सुनाने का ट्रिगर दे दिया। बिल्कुल, क्योंकि रायन के मजाक पर जोसेफ हंसे नहीं। उन्होंने गाड़ी धीमी की, रियर व्यू मिरर में रायन को देखा और बहुत धीरे से कहा, बाबा, यहाँ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर एक लंबे पॉज के बाद बोले, पास में एक चर्च है, लोग अब वहां नहीं जाते। यहाँ रुकते हैं। जोसेफ का जवाब गौर करने लायक है। वो नहीं चाहिए नहीं कहता, वो कहता है नहीं करनी चाहिए, जैसे कोई नियम तोड़ दिया गया हो। हाँ, जैसे वो जगह खुद सुन रही हो। एग्जैक्टली। अब सवाल ये उठता है, क्या जोसेफ ने ये कहानी पहले भी किसी और पैसेंजर को सुनाई थी, या ये सिर्फ रायन के मजाक के जवाब में थी? चिट्ठी में इसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये एक सोची समझी डरावनी कहानी है जो वो सुनाते रहते हैं, या एक सच्ची चेतावनी। नहीं, चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्स बहुत स्पॉन्टेनियस था और यहीं से जोसेफ एक ड्राइवर से स्टोरी टेलर बन जाते हैं। ओके। उन्होंने वो कहानी सुनानी शुरू की जो उस चर्च से जुड़ी थी। कहानी कई साल पुरानी थी। अंजुना में मरिया फर्नांडिस नाम की एक गरीब विधवा रहती थी, अपने छोटे बेटे लूकस के साथ। कहानी का इमोशनल कोर यहीं से शुरू होता है। एक माँ और उसका बीमार बच्चा, ये एक यूनिवर्सल थीम है जो सुनने वाले को फौरन किरदार से जोड़ देता है। हाँ, मरिया का बेटा लूकस बहुत बीमार पड़ गया। रायन लिखते हैं कि जोसेफ की कहानी के मुताबिक मरिया क्लिनिक भागी, सबसे मदद मांगी,
लेकिन इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक तूफानी शाम लुकास की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। हताश होकर मारिया मदद के लिए बारिश में बाहर निकली। दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन उस तूफान में किसी ने दरवाजा नहीं खोला। साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये सारे एलिमेंट्स मिलकर सुनने वाले के दिमाग में लर्न्ड हेल्पलेसनेस की स्थिति पैदा करते हैं। मतलब जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, हर उम्मीद टूट जाती है, तो दिमाग किसी भी तरह के सहारे को, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मारिया का उस चर्च में जाना सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इनएविटेबिलिटी थी। एग्जैक्टली। और रायन की चिट्ठी के मुताबिक मारिया को भी अंधेरे में वही दिखा, एक पुराने चर्च से आती रोशनी की एक किरण। वो अंदर गई। वहां फादर डोमिनिक पेरेरा ऑल्टर के सामने बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। ओके। मरिया उनके पैरों में गिर पड़ी, रोते हुए अपने बच्चे को बचाने की भीख मांगने लगी। यह कहानी लोक कथा के एक बहुत पुराने ट्रोप का इस्तेमाल कर रही है। चर्च या मंदिर जैसी जगह जो सैंक्चुरी या सुरक्षा का प्रतीक होती है, और एक पुजारी जो रक्षक का सिंबल होता है। हाँ, सुनने वाला मानकर चलता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। करेक्ट। कहानी आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। वही हुआ। फादर ने बच्चे को लिया और धीरे से कहा, तुम बाहर इंतजार करो, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। वो लूकास को एक छोटे से प्रेयर रूम में ले गए जिसमें मोमबत्तियां जल रही थी, और दरवाजे में एक कांच की खिड़की थी जिससे मरिया अंदर देख सकती थी। हाँ। कुछ देर बाद बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई। पहले तो राहत महसूस हुई होगी, प्रार्थना काम कर गई। हाँ, पहले तो मरिया को राहत मिली, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। कैसी आवाजें? रायन ने चिट्ठी में लिखा है कि जोसेफ ने आवाज को ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे कोई गीली चीज चबा रहा हो। ओह। मरिया ने पादरी को आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे वो दरवाजे के पास गई और कांच की खिड़की से अंदर झांका। ये गीली चीज चबाने की आवाज का डिटेल बहुत पावरफुल है। ये हॉरर को विजुअल से पहले ऑडिटरी बना देता है, जो ज्यादा असरदार होता है। सही कहा। कल्पना करना असल में देखने से ज्यादा डरावना हो सकता है। हाँ। और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। फादर डोमिनिक की पीठ मरिया की तरफ थी। जब वो कांच की तरफ मुड़े तो उनका मुंह खून से सना हुआ था और वो बच्चे को खा रहे थे। ओह माय गॉड! लुकास के छोटे छोटे हाथ पैर अभी भी उनके हाथों में हिल रहे थे। इस पॉइंट पर आकर ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती। ये विश्वास के टूटने और सबसे पवित्र माने जाने वाली जगह के अपवित्र होने की कहानी बन जाती है। ये उस भरोसे का सबसे भयानक बिट्रेयल है जो मरिया ने उस पादरी पर किया था। और ये जो भरोसे का टूटना दिखाया गया है, ये गोवा की कई लोक कथाओं का एक कॉमन थीम है। अच्छा। हाँ, अक्सर चर्च या पुरानी पोर्चुगीज हवेलियों को ऐसी जगहों की तरह दिखाया जाता है जहाँ आस्था और अंधकार के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। मरिया चीखती हुई चर्च से बाहर भागी। सड़क पर उसे कुछ लोग मिले, एंथनी रॉड्रिगेज, सेबेस्टियन कोस्टा और रीता एल्वारेज। ये नाम रियान की चिट्ठी में साफ साफ लिखे हैं। ओके। उसने चिल्लाकर कहा, पादरी मेरे बच्चे को खा रहा है, मेरी मदद करो। ये चेक का काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो कहानी को या तो सच साबित करेंगे या झूठ। और उन्होंने कहानी को और भी ज्यादा उलझा दिया। जब उन लोगों ने पादरी का हुलिया पूछा और मारिया ने नाम बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों? एंटनी ने धीरे से कहा, यह नामुमकिन है। फादर डोमिनिक पेरेरा की तो 5 दिन पहले मौत हो चुकी है। और ये है कहानी का वो मोड़ जो इसे एक गोरे हॉरर स्टोरी से एक सुपरनैचुरल गोस्ट स्टोरी में बदल देता है। राइट। अब सवाल ये नहीं है कि प्रीस्ट ने ऐसा क्यों किया, बल्कि सवाल ये है कि वो प्रीस्ट आखिर था कौन या क्या था। बिल्कुल। ये ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह रीफ्रेम कर देता है। अब ये एक इंसान के पागलपन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति की कहानी है जो एक पवित्र इंसान का रूप ले सकती है। बिल्कुल। वो सब भागकर चर्च पहुंचे। दरवाजे पर ताला लगा था, खिड़कियां बंद थीं, तो अंदर कोई नहीं था। अंदर कोई नहीं था, कोई खून नहीं, कोई बच्चा नहीं। मारिया वहीं बेहोश हो गई। जोसेफ ने बताया कि उस घटना के बाद उस चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। चर्च का दरवाजा बंद मिलना इस घटना को और भी रहस्यमय बना देता है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो कुछ भी हुआ वो शायद सिर्फ मारिया के लिए हुआ था। एक प्राइवेट हॉरर शो। हाँ, जिसका कोई और गवाह नहीं था। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या एंथनी, सेबेस्टियन और रीता असली थे या वो भी कहानी का हिस्सा थे। फोकलोज में अक्सर ऐसे डिटेल्स होते हैं जो कहानी को सच दिखाने के लिए जोड़े जाते हैं। अब वापस जोसेफ की टैक्सी में आते हैं।
रायन लिखते हैं कि जिस पल जोसेफ ने कहानी खत्म की, टैक्सी एक अंधेरे टूटे फूटे चर्च के पास धीमी हो गई जो पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। ये वही जगह है, जोसेफ ने धीरे से कहा। कहानी को एक फिजिकल लोकेशन से जोड़ देना उसे 100 गुना ज्यादा असली बना देता है। जब तक वो सिर्फ एक कहानी थी, वो दूर थी, लेकिन अब वो चर्च रायन के सामने था। अब वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जगह की हकीकत बन गई। करेक्ट। रायन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात वो सो नहीं पाए। वो लिखते हैं कि आज भी सालों बाद जब वो किसी पुराने चर्च के पास से गुजरते हैं या दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं, तो उन्हें मरिया फर्नांडेज, लूकस और वो पादरी याद आ जाता है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। और ये दिखाता है कि कैसे कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं रहती, वो हमारी रियलिटी का हिस्सा बन जाती है। वो डर, वो इमेज हमेशा के लिए उनके जहन में बस गई। उस चर्च को अपनी आंखों से देखने के बाद रायन के लिए वो सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं रही। हाँ, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन गई जिसका असर आज भी उन पर है। इसने एक जगह को उनके लिए हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारी शुरुआती पड़ताल पर वापस आते हैं। ये पर्सनल मेमोरी है या लोकल लेजेंड? गुड क्वेश्चन। रायन ने जो एक्सपीरियंस किया वो तो बिल्कुल पर्सनल है, लेकिन जो कहानी उन्होंने सुनी वो साफ तौर पर एक लोकल लेजेंड लगती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये दोनों का एक बहुत पावरफुल मिक्स है। जोसेफ ने एक लोक कथा का इस्तेमाल किया एक 15 साल के लड़के के मन में डर पैदा करने के लिए, और वो काफी कामयाब हुए। बहुत कामयाब हुए, इतना कि वो डर आज भी रायन के साथ है। जोसेफ शायद एक बेहतरीन स्टोरी टेलर थे जो जानते थे कि सही माहौल में सुलाई गई कहानी का असर कितना गहरा होता है। रायन ने अपनी चिट्ठी के अंत में 3 बातें लिखी हैं जो उन्होंने इस एक्सपीरियंस से सीखी। पहली, डर का मजाक उड़ाना उसे दावत देता है, यानी उनके मजाक ने ही इस कहानी के दरवाजे को खोला। कुछ जगह याद रखती हैं कि वहाँ क्या हुआ था। ये बहुत गहरी बात है, जैसे कि दीवारों और जमीन में भी याददाश्त होती है। अगर वहाँ कभी कोई हॉरर हुआ हो तो वो उस जगह की एनर्जी का हिस्सा बन जाता है। इस कंसेप्ट को स्टोन टेप थ्योरी भी कहते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, और कभी-कभी मरे हुए लोग भी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। वाओ, ये लाइन इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला एस्पेक्ट है। कैसे? एक तरह से देखें तो मारिया की प्रार्थना का जवाब मिला था। वो चाहती थी कि उसके बच्चे का दर्द खत्म हो जाए, और वो हो गया, लेकिन एक बेहद भयानक तरीके से। एग्जैक्टली। ये प्रार्थना और उसके जवाब की पूरी धारणा पर ही एक सवाल खड़ा कर देता है। ये बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर वाली बात हो गई। उसकी प्रार्थना सुनी तो गई, लेकिन किसी शैतानी शक्ति ने सुनी। ये कहानी वाकई में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन एक सवाल है जिसे रायन ने भी अपनी चिट्ठी के आखिरी में उठाया है, और वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। क्या सवाल है? मारिया को चर्च से रोशनी आती दिखी थी। अगर जोसेफ की कहानी सच थी, चर्च सालों से बंद था और फादर डोमिनिक एक भूत थे, तो वो रोशनी किसने जलाई थी? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।